Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is the internal security series for CDS and CAPF aspirants. और आज का टॉपिक हमारा इंडियन म्यांमार बॉर्डर मैनेजमेंट। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर मैनेजमेंट आपके साथ डिस्कस किया था, तो आज हम ये वाला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर मैनेजमेंट क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं। इसमें कुछ फंडामेंटल्स की बात करें, जैसे म्यांमार के साथ हम लैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं और दूसरा मैरीटाइम बॉर्डर। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है मेनली 7 सिस्टर जिसको हम बोलते हैं, 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार के साथ काफ़ी कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल टाइज। वहाँ पे पहले, अभी तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो गई हैं पहले, लेकिन वहाँ पे फिजिकल बाउंड्रीज नहीं थी, कल्चरल टाइज थे लोगों के पास, एथनिक टाइज थे काफ़ी इंडियन और म्यांमार के बीच। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कल्चरल डिफ्यूजन दोनों के बीच, नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के बीच। एथनिक माइनॉरिटीज़, सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है माइनॉरिटीज़ के, अगर उनके देखें बाई रेशियली और कल्चरली दे आर वेरी इंटीग्रेटेड। उसके बाद फैमिली इश्यूज़ हैं एंड इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल डिविजन्स आफ्टर ब्रिटिशर्स। किस तरह से एक डिवीजन था इंडिया, जैसे बर्मा जैसे उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद क्या प्रॉब्लम एमर्ज हुई वो देखनी पड़ेगी। तो इनिशियली नो बाउंड्रीज, पहले बिफोर द बाइफर्केशन म्यांमार की इंडिपेंडेंस से पहले कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं थी जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं। सो ट्राइबल्स वर मूविंग विदाउट एनी इंटरफेरेंस नॉर्थ ईस्ट में, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, और म्यांमार, इसके बीच फ्री फ्लो था। लेकिन इंडिया डीकोलोनाइज्ड हुआ 1947 में, म्यांमार हुआ 1948 में। उसके बाद देखिए तो ब्रिटिशर्स ने एक आर्टिफिशियल बाउंड्री, जैसे मैंने बोला आपको, एक कार्टोग्राफी टेक्निक है जिससे आप डिमार्केशन कर सकते हैं कोई बाउंड्री का। तो डिमार्केशन होगी, ट्राइबल पीपल डिवाइडेड, ट्राइबल पीपल को डिवाइडेड कर दिया गया, किसने? एक गवर्नमेंट ने, थ्रू विच डिमार्केशन करने के बाद आप ये तो नहीं कि इंस्टेंटली यू कैन स्टॉप पीपल, उनके जो फैमिली टाइज है, कल्चरल टाइज है, एथनिक टाइज है, वो आप अब्रप्टली बंद नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और डिस्कस करेंगे इस इशू को कैसे डील किया था, एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया था, जिसमें अगर 16 किलोमीटर तक, बॉर्डर के 16 किलोमीटर के एरिया तक के लोगों को आराम से मिलने दिया जाएगा विदाउट एनी वीज़ा परमिट, ठीक है, फ्री फ्लो जब भी रखा गया फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड। देर आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स फर्दर दिस एग्जीक्यूटेड आर्टिफिशियल डिवीजन। इससे एलियनेशन ऑफ पीपल और ज़्यादा हो गया। मैंने आपको बोला था पहले भी, जब भी एलियनेशन और डिससेटिस्फैक्शन होता है लोगों में, इट विल लीड टू सर्टेन वायलेंस और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी सोसाइटी में। सो आर्टिफिशियली डिवाइडेड, एलियनेटेड, स्ट्रेस, ये इस मेजर एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। इसके बाद बात करें कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरह से है वहाँ पे। तो फंक्शनल मिलिट्री रेजिम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अभी प्रेजेंट अगर मैं म्यांमार की मिलिट्री रेजिम की बात करूं तो उसका नाम क्या है? तत्मादाव, DAW। ये आर्म फोर्सेस का नाम है, कंबाइंड आर्म फोर्सेस का नाम है किसका? म्यांमार का। और आपको पता भी होगा रिसेंटली कूप हुआ था म्यांमार में 2019 या रिसेंटली 20 में, जिसमें वहाँ की पॉलिटिकल लीडर, फेमस पॉलिटिकल लीडर आंग सान सू की, उनको क्या किया गया है? अरेस्ट किया गया है और उन पर काफ़ी क्राइम से रिलेटेड भी उन पर केस चले हुए हैं और उनको जेल भी हो गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया के लिए किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किया है उनकी उसके रीजन में, तो ये भी हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो फंक्शनल मिलिट्री रेजिम और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे पीपल स्प्रेड आउट आफ्टर बर्मा डिवाइडेड, ठीक है, उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। लेकिन पीपल स्प्रेड आउट इन नॉर्थ ईस्ट डिवाइडेड आफ्टर बाइफर्केशन और आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, उनकी मूवमेंट को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए नॉर्थ ईस्ट की। उसके बाद इंडिया बर्मा दोनों के बीच फंक्शनल मिलिट्री रेजिम अग्रीमेंट है, जिसमें क्या है, जैसे ट्राइब्स अलाउड टू ट्रेवल विदाउट वीज़ा फॉर अप टू 16 किलोमीटर इन ईच अदर टेरिटरीज। उसके बाद 2018 में हम देखें लैंड बाउंड्री क्रॉसिंग अग्रीमेंट, 2018 में कुछ अमेंडमेंट हुआ जिसमें जैसे क्रिएटेड डेजिग्नेटेड चेक पोस्ट, जैसे आप देखते हैं BSF अगर फोर्स आपने देखी होगी तो इंडिया और पाकिस्तान के पास क्या है? इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। यहाँ पे अगर आपको जो भी ट्रेड करना है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड, इमिग्रेशन, वीज़ा, सब कुछ यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो यही डेजिग्नेटेड चेक पोस्ट कहाँ पे? म्यांमार के साथ हमने एस्टेब्लिश की एट द बॉर्डर, थ्रू विच पीपल कैन क्रॉस द बॉर्डर। 2 मोर क्रॉसिंग पॉइंट भी ऐड किए गए। जैसे अगर म्यांमार की बाउंड्री देखूँ, आपसे एक क्वेश्चन है, म्यांमार इंडिया की कितनी स्टेट्स के साथ टच करता है? तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन है, ये आप बताइएगा। इसके बाद देखें जैसे चैलेंजेस क्या है आप बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस पे, जैसे इंसर्जेंट की मूवमेंट है। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट थे जो 2000 अगर मैं बात करूँ 15 में, एक हॉट परसूट नाम से एक इंडियन आर्मी का आपने ऑपरेशन देखा होगा। फर्स्ट टाइम एक सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने कहाँ कैरिड आउट की थी? म्यांमार में क्यों? क्योंकि इन 2015 और 16 क्या हुआ था, जो इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय को एम्बुश किया गया था, जिसमें डोगरा रेजिमेंट के अराउंड 18 to 19 सोल्जर्स, they got martyred in that particular incident
एम्बुश किया था कौन सी इंसर्जेंट ग्रुप ने? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और खापलांग फैक्शन ने। तो NSCN के इन्होंने एम्बुश किया था, और एम्बुश करने के बाद इंडियन आर्मी को हैवी डैमेज देने के बाद वो कहाँ चले गए थे? इन म्यांमार। तो म्यांमार में सेफ हाउस उन्होंने वहाँ पे क्या किया था? एस्टेब्लिश। तो म्यांमार में क्या है? डेंस जंगल्स हैं, टोपोग्राफी काफ़ी डिफिकल्ट है। तो वहाँ पे आफ्टर कैरिड आउट दिस पर्टिकुलर अटैक दे वेंट टू म्यांमार। तो इंडिया ने क्या किया उसके बाद? हॉट परसूट। इंडिया ने पैरा कमांडो का एप्लीकेशन किया आपने, और वहाँ पे पैरा कमांडो कहाँ गए? म्यांमार में। दे कैरिड आउट द अटैक, और उनके सभी सेफ हाउस और जितने भी इंसर्जेंट थे वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए। उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को क्या बोला? हॉट परसूट। ये किसकी हेल्प से हो पाया? विद द हेल्प ऑफ म्यांमार आर्मी ओनली। तो इससे हम पता लगाते हैं कि इंडिया और म्यांमार आर्मी के कितने अच्छे दोनों के क्या है रिलेशंस हैं। तो इंसर्जेंट मूवमेंट में आपको बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में व्हेन पीपल फेल्ट एलियनेटेड, डिससेटिस्फाइड, उससे क्या हुआ? इट बिकम वनरेबल टू एडवर्सिटीज़, और एडवर्सरीज थे जो वहाँ पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ एक लोग चाहते हैं कि दे हैव सम पॉलिटिकल एस्पिरेशन, तो दे एडिड फ्यूल इन द फायर, और पीपल को उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। जब भी वहाँ पे क्या हुई? इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई। तो एडवर्सरीज ट्राई टू क्रिएट नैरेटिव। मैंने आपको बताया है कि नैरेटिव क्या होता है। ट्राई टू क्रिएट नैरेटिव इन नॉर्थ ईस्ट दैट इंडिया नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एज कॉमन आइडेंटिटी। तो ये इन्होंने एक मेजर रीज़न, एक नैरेटिव बनाया कि इंडिया विल नेवर एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। वो एक मेन स्ट्रीम इंडिया में कभी भी नॉर्थ ईस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको ऐसे ही सब्जुगेट रखेगा यहाँ के पीपल को, बिकॉज वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट कल्चर। तो हम मेन लैंड इंडिया के कल्चर से रिजेंबल नहीं करते, तो वी नीड अ सेपरेट कंट्री। तो वहाँ से क्या हुई? सेसेशनिस्ट टेंडेंसी स्टार्ट हुई। तो किसने लीड किया? वहाँ पे इंसर्जेंसी प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हो गई। उसके बाद एक और जो मेजर प्रॉब्लम है वो है आर्म्स स्मगलिंग। आर्म्स स्मगलिंग आपको पता होगा कि म्यांमार से काफ़ी आर्म्स स्मगलिंग होती है इंडिया में। जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप हैं, देयर मैनी फैक्शंस इन द इंसर्जेंट ग्रुप, बहुत सारी फैक्शन है। NSCN आपने सुना होगा, मीज़ो, बोडो, ये सभी मैतीज़, ये सभी क्या है वहाँ पे? इन ट्राइब्स के कुछ एक लोग क्या है अपनी अपनी आर्म्ड ग्रुप बना रखे हैं। तो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप, IG के नाम से भी आप देखेंगे काफ़ी जगह, इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप। तो आर्म स्मगलिंग मेनली, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी यहाँ पे बहुत सारा होता है। क्योंकि अगर हम देखें जैसे गोल्डन ट्राइंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, तो गोल्डन ट्राइंगल से काफ़ी आपने देखा होगा कि पॉपी कल्टीवेशन या फिर ड्रग्स यहाँ पे क्या होती है? मैन्युफैक्चर होती है। तो ड्रग्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन मोस्टली इसके कंज्यूमर्स कहाँ हैं? इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और इन पाकिस्तान और पंजाब, इस तरह से ये पैडल करते हैं ड्रग्स को। तो इनको पैडल करने के लिए दे नीड सर्टेन एजेंट्स जो इस यहाँ से म्यांमार, लाओस, थाईलैंड से उस कंसाइनमेंट को लेके, उस कॉन्ट्राबैंड को लेके कहाँ पे पहुँचा सके? जहाँ पे उसकी कंजम्पशन है, जैसे पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ तक पहुँचाने का। तो ये काम कौन करता है? यहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप। और इन रिटर्न व्हाट दे विल गेटिंग? आर्म्स। म्यांमार और थाईलैंड, यहाँ से उनको आर्म्स मिल जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ड्रग ट्रैफिकिंग और गोल्डन ट्रायंगल। अब क्या है, मेनली आपको क्या पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स इसमें किस तरह से कनेक्टेड है। रिसेंट आर्टिकल है एंगेज विद म्यांमार, किसने लिखा है? अरुण साहनी, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी यहाँ से हैं, और जयदीप सेका। तो इन्होंने क्या किया है, मैं आपको इसको ब्रीफली बता देता हूँ कि 2015 में एक क्या हुआ, बहुत बड़ा उनके बीच मेजर एक कूप हुई। 2015 में भी बोलते हैं, वहाँ से बिगनिंग स्टार्ट हुई, लेकिन रिसेंटली कूप कहाँ हुई थी? 2018 और 19 के बीच। तो यहाँ देखें तो उनकी पॉलिटिकल लीडर है आंग सान सू की, आपको पता होना चाहिए। एंड दोनों के बीच जैसे ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी को फेवर करती थी, लेकिन म्यांमार आर्मी जो है वो किस में बिलीव करती है? डिक्टेटरशिप में। तो उनको क्या किया गया? आंग सान सू को एक इम्प्रिजनमेंट करने के लिए काफ़ी उन पर केसेस चलाए गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंडिया के लिए म्यांमार किस तरह से इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट भी वहाँ पे हुई हैं, जैसे अभी कूप की जो सिचुएशन है, उसके बाद चाइना का जो मेजर इंटरेस्ट है म्यांमार में BBI कॉरिडोर को लेके या फिर ट्राइलेटरल हाईवे को लेके। तो इंडिया का जो मेजर इंटरेस्ट वो है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया ने चलाई है, लेकिन रिसेंटली एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इन दोनों पॉलिसी के लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यांमार इज़ द गेटवे टू एंटर इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में एंटर करने के लिए हमें म्यांमार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा जो है, एक आपने सुना होगा कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसमें सितवे पोर्ट है, कहाँ पे है? म्यांमार। तो सितवे पोर्ट की हेल्प से हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को काफ़ी अच्छे तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास चिकन नेक कॉरिडोर है, जिसको सबको पता है। अगर चिकन नेक कॉरिडोर का जो हमें एक्सेस इन फ्यूचर हम खो देते हैं, तो वी नीड सर्टेन अदर अल्टरनेटिव रूट्स। जैसे अब सितवे पोर्ट है कहाँ पे?
म्यांमार में। तो सितवे पोर्ट थ्रू कालादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से हम एंटर कर सकते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में। तो कनेक्टिविटी इशू जो है नॉर्थ ईस्ट में वो भी रिजोल्व हो सकता है। पर इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि म्यांमार में एक स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे जो अभी टर्मोइल चल रहा है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप, वायलेंस अगेंस्ट देयर ओन पीपल, ये सब बंद होना चाहिए। अगर हमारे रीजन में पीस है एस्टेब्लिश होगा तभी हम इन सभी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। तो नाउ हमारे लिए मेजर इंटरेस्ट क्या है? एक्टिव पॉलिसी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हमारे पास, काफ़ी ट्रेड भी है हमारी म्यांमार के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ टू प्रोनाउंस इट आई डोंट नो। लेकिन चाइना हैज़ टेकन एन इंटरेस्ट इन म्यांमार। किस तरह से? अभी हम वहाँ की बात करें तो आर्म फोर्सेस का नाम क्या है म्यांमार की? कंबाइन वे में हम उसको बोलते हैं तटमाडो, ये इस तरह से इसको प्रोनाउंस कीजिए। उसके बाद देखें तो इन एडिशन देयर इज़ अ डायनेमिक इकोनॉमिक एंगेजमेंट अगर देखें तो इंडिया की, मैंने बताया आपको सितवे पोर्ट, और इंडिया इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन सम रिफाइनरी एंड जॉइंट वैक्सीन प्रोडक्शन। तो इंडिया इस पर भी काम कर रहा है। लेकिन इंडियाज़ एक्टिव पॉलिसी जो कि बहुत क्रिटिकल है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो अभी क्या है, उसके स्टेक्स काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि म्यांमार में अनरेस्ट है। जब तक अनरेस्ट रहेगा तो इंडिया की एक्टिव पॉलिसी और नॉर्थ जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, जितने भी आसियान नेशन हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है। साथ ही जो ये इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जितने भी, वो क्या है, उनके लिए सेफ हाउस बन जाएगा क्या? म्यांमार। तो वो दे विल कैरिड आउट सर्टेन अटैक्स ऑन द इंडियन सॉइल, और वहाँ पे कैरिड आउट करने के बाद दे विल गो टू द म्यांमार, वहाँ पे जाके वो छुप जाएंगे। तो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप के लिए काफ़ी रिवाइवल के लिए बहुत ही अच्छी क्या है अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन अभी हम देखिए जैसे एक पॉलिटिकल क्राइसिस ये चलो हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया ने कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है। जैसे फॉरेन सेक्रेटरी टू म्यांमार, रिसेंटली हमारे फॉरेन सेक्रेटरी म्यांमार में विजिट किया है एंड वी कन्वेड अ मैसेज। अभी हमारे पास क्या एक डिलेमा इज़ कि whether we want to establish a formal relationship with the government of Myanmar or with the military, लेकिन at present military is in the power, वहाँ पे कोई political leadership नहीं है। तो इंडिया के लिए जो मेन, अगर इसमें देखें, इंडिया नीड टू वॉक ऑन ए वेरी थिन टाइट रोप वॉक करनी पड़ेगी इंडिया को। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि मिलिट्री के साथ भी इतने अच्छे रिलेशन है इंडिया के जितने उनके वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ है या फिर गवर्नमेंट के साथ है। अगर इंडिया ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है अगेंस्ट म्यांमार तो चाइना उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो इंडिया नीड टू वॉक ऑन अ वेरी फाइन बैलेंस उसमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो इंडिया को किस तरह से उसमें मेंटेन कर सकते हैं? इंडिया ने बोला कि नॉट विदस्टैंडिंग इट्स कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, बोल रहे हैं कि वहाँ पे वायलेंस जैसी एक्टिविटीज़ बिल्कुल कर्ब होनी चाहिए, और इंडिया इज़ ऑलवेज प्रो डेमोक्रेसी वहाँ पे एस्टेब्लिश होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम वी आर एंगेजिंग विद म्यांमार आर्मी के साथ भी हम एंगेज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिया बोल रहा है। एंड इंडिया हैज़ द सिंगुलर एडवांटेज। किस तरह का एडवांटेज? जैसे हमने डिस्कस किया है, जैसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंडिया के बहुत अच्छे हैं म्यांमार के लोगों के साथ, एंड इंडिया आल्सो नीड टू प्रोएक्टिवली एम्प्लॉय पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। और जॉइंट ऑपरेशन जो हमने किया था, जैसे कि इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप एंड म्यांमार सेगिंग डिवीजन अटैच टू फैक्ट, तो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप के अगेंस्ट भी जॉइंट ऑपरेशन किया था इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी जो एक मेजर ऑपरेशन कैरिड आउट हुआ था, आपको पता होगा कि म्यांमार में मणिपुर में क्या होता, आसाम राइफल के एक कॉन्वॉय को, उनके कर्नल को भी वहाँ पे मार दिया। तो मणिपुर में ये सारी घटनाएं हुई थी आसाम राइफल के। तो ये कौन थे? ये भी इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। और एक ये एंगल है कि किस तरह से उनको सेफ हाउस मिलता है म्यांमार में, और हमें हमेशा किसका सपोर्ट चाहिए? म्यांमार का, टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप को काउंटर करने के लिए। अब चाइना का एक्टिव इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? चाइना's इंटरेस्ट सीम्स टू बी गियरिंग इटसेल्फ टुवर्ड फ्यूलिंग इंसर्जेंसी। वो चाहता है हमेशा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, चाइना ये चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया का हमेशा अनस्टेबल रहे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जैसे अरुणाचल प्रदेश हमेशा से चाइना बोलता है कि इज़ एन चाइनीज़ टेरिटरी, इंडिया का ही, चाइना का ही पार्ट है। तो ये नहीं चाहता कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी आए। तो ये फ्यूलिंग इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, ये चाइना के एक्टिव इंटरेस्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अभी हो गया था ड्यूरिंग एक पैरा एसएफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये कौन सी एसएफ थी आई डोंट नो। और तो किलिंग ऑफ सिविलियंस इन मोन, एक जगह है मोन, कहाँ पे? नागालैंड में, जिसमें अराउंड 8 to 9 पीपल गॉट किल्ड क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। और ये भी किस तरह से एक रेपरकशन हो सकता है इंडिया और म्यांमार के बीच, ये भी हमें डिस्कस करना चाहिए। तो ये सब ये इवेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्या क्या इंडिया और म्यांमार के बीच इश्यूज़ हैं,
किस तरह से हम उसको डील कर सकते हैं, कैसे डिप्लोमेटिकली इंडिया को हैंडल करना चाहिए, और आर्मी के साथ भी कैसे हमें क्लोज टाइज रखने चाहिए, और चाइना को किस तरह से इस रीजन से बाहर रखना चाहिए। ये सभी हमारे पास क्या है, मेन चैलेंजेस। तो वी वाइंड अप हेयर। अगली बार जो लेक्चर आई थिंक 9 या 10 होगा, उसमें भी हम आपके साथ काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, एक और कंट्री के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। सो थैंक यू।